विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी कविता की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी कविता की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को और इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सत्र में हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की पहली इकाई की पहली कविता चांदनी रात, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चांदनी रात कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो चलिए दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी, इनका संक्षिप्त परिचय अगले टॉपिक में प्राप्त करते हैं। वह इस प्रकार, हिंदी के खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश मतलब यूपी के चिरगांव झांसी में हुआ। आपके काव्य में सबसे अधिक भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं। साथ ही साथ ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक विषयों से संबंधित अनेक प्रसिद्ध रचनाएं आपने लिखी है। आपकी प्रमुख कृतियों में साकेत महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती यह खंड काव्य है, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक आते हैं। तो दोस्तों, यह था संक्षिप्त परिचय। अब हम पद्य के विषय में प्रस्तावना विषय प्रवेश को समझेंगे। वह इस प्रकार, प्रस्तुत कविता एक खंड काव्य है। खंड काव्य में मानवीय जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। चांदनी रात कविता का जो अंश है वह पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रकृति के छटा का सुंदर वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में चांदनी रात का मनोहारी वर्णन अति माधुर्य के साथ सुंदर शब्दों में चित्रित किया है दोस्तों। तो दोस्तों, यह संक्षिप्त प्रस्तावना विषय प्रवेश था। अब हम अगले टॉपिक में कविता का सस्वर पठन करेंगे। यदि आप कक्षा 9वीं की किताब, हिंदी की किताब यदि साथ में लेकर बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए, लोक भारती कक्षा 9वीं की हिंदी की किताब का पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 1 खोल के रखेंगे और बड़े ध्यान से यह सस्वर पठन सुनेंगे। तो चलिए, पहली कविता, नाम है चांदनी रात, कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। सस्वर पठन इस प्रकार, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, अवनी और अंबर तल में।
पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों के नोकों से, हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी, मानो झूम रहे हैं तरु भी, मंद पवन के झोंकों से, मंद पवन के झोंकों से। दोस्तों अगली पंक्तियां इस प्रकार, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छ सुमंद गंध वह, है स्वच्छ सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप, नियति नटी के कार्यकलाप। अब दोस्तों अगली पंक्तियां इस प्रकार, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो चलिए दोस्तों अगली पंक्तियां इस प्रकार, है बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको, रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर, सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी, और विराम दायिनी अपनी, संध्या को दे जाता है, संध्या को दे जाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका, शून्य शाम तनु जिससे उसका, नया रूप छलकता है, नया रूप छलकाता है, नया रूप छलकाता है। दोस्तों अगली पंक्ति इस प्रकार, पंचवटी की छाया में है, पंचवटी की छाया में है, सुंदर पर्ण कुटीर बना, सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, धीर वीर निर्भीक मना, धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा, भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है, बना दृष्टिगत होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से चांदनी रात कविता का यह सस्वर पठन था। दोस्तों अब हम अगले टॉपिक में चांदनी रात कविता की दो दो पंक्तियाँ जो है दोस्तों, यहाँ पर हम पीछे दो दो पंक्तियों का जानकारी प्राप्त करते थे। अब यहाँ पर चार चार पंक्तियों का सस्वर पठन करेंगे, उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ समझेंगे और साथ ही साथ सरल अर्थ और भावार्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चार पंक्तियां इस प्रकार, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, अवनी और अंबर तल में। इनमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार, चारु मतलब सुंदर, चंद्र मतलब शशि या चंदा मामा जो आसमान में रात में दिखता है ना दोस्तों, हाँ वही। चंचल मतलब एक स्थान पर न टिकने वाली,
किरणें, यह अर्थ है चंदा की किरणें या फिर रोशनी। खेल का मतलब खेलना, जल का मतलब पानी, थल का मतलब भूमि या फिर धरती माता, स्वच्छ मतलब साफ सुथरा, चांदनी मतलब तारा, बिछी मतलब छाई, अवनी मतलब पृथ्वी, अंबर मतलब आकाश। ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन 4 पंक्तियों का सरल अर्थ, भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत कविता के पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, चंद्र कैसा है? चारू है, मतलब सुंदर है। चांदनी रात के आकाश में सुंदर चंद्रमा सुशोभित है। उसकी एक स्थान पर न टिकने वाली जो चंचल किरणें हैं, रोशनी इधर उधर, कभी जल में मतलब पानी में, तो कभी थल में मतलब जमीन पर, भूमि पर खेल रही है। कभी दिखती है तो कभी लुप्त हो जाती है। यह देखकर ऐसा लगता है मानो निर्मल स्वच्छ चांदनी या चंद्रमा का प्रकाश अवनी मतलब पृथ्वी पर और अंबर मतलब आकाश में समूचे नभ मंडल पर बिछा हुआ है, मतलब छाया हुआ है, फैला है और उन्हें प्रकाशित कर रहा है। यही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कवि ने कही है दोस्तों। अब अगली 4 पंक्तियां इस प्रकार। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे तरु भी, मानो झूम रहे हैं तरु भी, मंद पवन के झोंकों से, मंद पवन के झोंकों से। कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार दोस्तों। पुलक मतलब खुशी, प्रकट मतलब प्रकट करना या व्यक्त करना। प्रकट मतलब क्या? प्रकट व्यक्त करना। दोस्तों आगे और कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। धरती मतलब पृथ्वी या जमीन, हरित मतलब हरी भरी, तृण मतलब घास, नोक मतलब टोंक, झूमना मतलब नाचना, तरु मतलब पेड़ के पत्ते, मंद मतलब धीमे, पवन मतलब हवा वायु, झोंका मतलब हिचकोले लेना। ये थे कठिन शब्द। अब इन 4 पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत कविता के पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, ऐसा सुंदर दृश्य देखकर धरती मतलब पृथ्वी पुलक अर्थात खुशी प्रकट कर रही है। हमारी धरती माता अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है, व्यक्त कर रही है। यह प्रसन्नता किसके माध्यम से व्यक्त करती है? तो दोस्तों धरती पर उगी हरित तृणों के नोकों से, मतलब हरी भरी घास के टोक से जो इधर उधर हिलडुल रही है ना, हाँ, ऐसे घास के जो नोक है, टोक है, इसके माध्यम से प्रसन्नता व्यक्त करती है। इसको देखकर मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, अर्थात छोटी घास की प्रसन्नता देखकर मानो बड़े बड़े पेड़ पौधे और उनके तरु मतलब पत्ते भी मंद पवन अर्थात धीमी वायु या हवा के साथ हिचकोले झोंके ले रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और अपनी खुशी दिखा रहे हैं दोस्तों। ऐसा महत्वपूर्ण बढ़िया मनोहारी वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो चलिए दोस्तों अगली
4 पंक्तियां देखते हैं, समझते हैं। वह इस प्रकार, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छ सुमंद गंध वह, है स्वच्छ सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, निरानंद है कौन दिशा। दोस्तों, इनमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार, स्वच्छ मतलब निर्मल, चांदनी मतलब आसमान का तारा, निस्तब्ध मतलब शांत, निशा मतलब रात्र, स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, सुमंद मतलब बहुत धीमी, गंध मतलब खुशबू, निरानंद मतलब जिसमें आनंद न हो अर्थात आनंद रहित, नियति मतलब होनी या फिर भाग्य। अक्सर कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है, हाँ तो वही नियति मतलब। कौन दिशा मतलब कौन सी दिशा। तो ये थे दोस्तों कठिन शब्द के अर्थ। अब हम इन 4 पंक्तियों का सरल अर्थ समझेंगे इस प्रकार। प्रस्तुत कविता के पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चंद्रमा के निर्मल प्रकाश में निखरी हुई रात्र है, ऐसी रात्रि में स्वच्छ मतलब निर्मल चांदनी दिखाई दे रही है, निशा निस्तब्ध है मतलब रात शांत है, चुपचाप है, किसी दिशा में आवाज नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार स्वच्छंद रूप से सुमंद मतलब धीमी गति से गंध या खुशबू जो है वह बह रही है दोस्तों, चारों दिशा में फैल रही है। ऐसी एक भी दिशा बाकी नहीं रही जहां आनंद रूपी खुशबू पहुंची न हो, अर्थात कोई दिशा निरानंद मतलब आनंद से रहित है, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। इतना बढ़िया मनोहारी वर्णन इन पंक्तियों में कवि ने किया है। तो चलिए दोस्तों, अगली 4 पंक्तियों को समझते हैं हम। वह इस प्रकार, बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप, नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, कितने शांत और चुपचाप। इन पंक्ति में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार, बंद नहीं मतलब रुका नहीं, चलते हैं मतलब गतिविधियों का चलना, नियति मतलब होनी या फिर भाग्य, नटी मतलब अभिनेत्री या अभिनय करने वाली श्री, कार्यकलाप मतलब गतिविधि, एकांत भाव मतलब अकेले या शांत भाव, शांत मतलब निस्तब्ध, चुपचाप मतलब कुछ ही न बोलते हुए। ये थे दोस्तों कठिन शब्द के अर्थ। अब इन 4 पंक्तियों का सरल अर्थ समझेंगे। वह इस प्रकार, प्रस्तुत कविता के पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, कोई भी गतिविधि रुकी नहीं है, बंद नहीं है, अब भी चल रही है, नियति नटी मतलब रात्रि रूपी अभिनेत्री अपने भाग्य के अनुसार अभिनय कर रही है, उसके कार्यकलाप मतलब गतिविधियां जो है वह
चल रही है। यह सारी गतिविधियों की विशेषता, यह सारी जो गतिविधियां है ना दोस्तों, इसकी विशेषता यह है कि सब कुछ एकांत भाव मतलब अकेले शांत भाव से चल रहा है दोस्तों। सारा समाज संसार सो रहा है, लेकिन उसका कार्य अत्यंत शांति से, चुपचाप, कहीं शोर नहीं या फिर कोलाहल नहीं, ऐसे परम शांति से कार्य चल रहा है। ऐसी बात कवि ने इन पंक्तियों में कही है। तो चलिए दोस्तों, अगली 4 पंक्तियां इस प्रकार है। बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको, रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर, सदा सवेरा होने पर। कठिन शब्द के अर्थ है इस प्रकार। बिखेरना मतलब फैलाना, देती मतलब देना, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, मोती इस कविता में अर्थ है चांद और तारे, चांदनी, सोने नींद। दोस्तों अगले कठिन शब्द इस प्रकार। रवि मतलब सूरज, सूर्य, बटोरना मतलब उठाना या इकट्ठा करना, सदा मतलब हमेशा, सवेरा मतलब सुबह। ये थे कठिन शब्द। अब सरल अर्थ, भावार्थ इन पंक्तियों का इस प्रकार। प्रस्तुत कविता के पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, जब रात होती है तब वसुंधरा मतलब पृथ्वी, धरती माता, मोती अर्थात चांद और तारे रूपी मोती, सभी लोग सोने पर मतलब नींद में जब रहते हैं तब बिखेर देती है, फैला देती है। आकाश पूरे मोतियों से भर जाता है, लेकिन जब रवि अर्थात सूर्य नारायण देवता, सूरज उगता है, तब सुबह जब होती है तब वे सारे मोती बटोर लेता है या फिर इकट्ठा कर लेता है। अर्थात दिन के उजाले में चांद और तारे रूपी मोती लुप्त हो जाते हैं। इतना मनोहारी वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो चलिए दोस्तों, अगली 4 पंक्तियां इस प्रकार। और विरामदायिनी अपनी, और विरामदायिनी अपनी, संध्या को दे जाता है, संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है, नया रूप छलकाता है। इनमें आए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। विरामदायिनी मतलब विश्राम देने वाली, संध्या मतलब रात्रि, श्याम मतलब काला, तनु मतलब शरीर, छलकाता मतलब छलकाना या दिखाई देना। ये थे कठिन शब्द। अब सरल भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, सूर्य उगने के बाद फिर से डूबता है, तो जाते जाते चांद तारे रूपी मोती उसे विश्राम देने वाली विरामदायिनी संध्या के पास सौंपकर चला जाता है दोस्तों। अर्थात शाम होने के बाद फिर से चांद तारे रूपी मोती आसमान में प्रकाशित होते हैं और मोतियों के समान दिखाई देते हैं। इससे
श्याम तनु अर्थात काली रात्रि का शरीर प्रकाशित होकर एक नए रूप में छलकने लगता है, मतलब दिखाई देता है। इतना सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो चलिए दोस्तों, अगली पंक्तियां इस प्रकार। पंचवटी की छाया में, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, धीर वीर निर्भीक मना। तो दोस्तों, इन पंक्ति में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। पंचवटी मतलब वट, बरगद जिसे बोलते हैं, ऐसे बरगद के 5 वृक्ष जो है उनका समूह जिसे पंचवटी कहा जाता है, और व्याकरण में उसे द्विगु समाज में वह आता है। ये बात ध्यान में रखना है। छाया मतलब सांवली या छांव, पर्ण मतलब पत्ते, कुटीर मतलब झोपड़ी, सम्मुख मतलब सामने, स्वच्छ मतलब साफ सुथरा, शिला मतलब पत्थर, पत्थर, धीरवीर मतलब दृढ़ मन वाला योद्धा, निर्भीक मतलब निडर। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द। अब इन 4 पंक्तियों का सरल अर्थ, भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्ता जी पंचवटी आज जो नासिक में स्थित है, मैथिली शरण गुप्ता जी ने कहा है कि पंचवटी आज जो नासिक में स्थित है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी अर्थात वट के 5 वृक्षों के समूह की छाया में, छाव में हाथ से बनी हुई सुंदर पर्ण कुटीर, जो घास फूस से बनी हुई या पेड़ पत्तों के इससे बनी हुई सुंदर झोपड़ी जो है, कुटिया जो है, वह पंचवटी में विराजमान है या बनी हुई सुंदर झोपड़ी है। और उस झोपड़ी के सामने सम्मुख स्वच्छ शिला पर मतलब साफ सुथरे पत्थर पर एक बड़ा ही धीर वीर अर्थात दृढ़ मन वाला योद्धा और निर्भीक अर्थात न डरने वाला निडर योद्धा बैठा हुआ है, विराजमान है। यही बात इन 4 पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्ता जी ने कही है। तो चलिए दोस्तों, अगली 4 पंक्तियां इस प्रकार। जाग रहा यह कौन धनुर, जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, बना दृष्टिगत होता है। इनमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। जाग मतलब जागना, धनुर मतलब तीरंदाज या धनुषधारी, भुवन मतलब संसार या घर घर, भोगी मतलब कामविलासी, कुसुमायुध मतलब कामदेव, अध्यात्म में कामदेव का बड़ा अच्छा वर्णन आता है। योगी मतलब सन्यासी, दृष्टिगत मतलब दिखाई देना। ये थे कठिन शब्द। अब सरल पंक्तियों का अर्थ, पंक्तियों का सरल भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, साफ सुथरी बड़ी शिला पर यह कौन धनुर्धर अर्थात धनुषधारी बैठा है और रात्रि के समय जाग रहा है, जबकि पूरा भुवन संसार सो रहा है। कवि कहते हैं कि यह जागने वाला मुझे कोई भोगी मतलब
विलासी, काम विलासी दिखाई दे रहा है, या फिर कुसुमायुध अर्थात कामदेव, या फिर योगी अर्थात सन्यासी ही होगा, या मुझे ये सन्यासी ही दिखाई दे रहा है, दृष्टिगत हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी यह कविता है यह पूरी होती है। यहाँ पर हमने इसके कठिन शब्द के अर्थ और भावार्थ जो है यहाँ पर हमने समझ लिया है। दोस्तों इस प्रकार हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की पहली इकाई की पहली कविता चांदनी रात का अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया था, जिसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जिसमें प्रकृति के छटा का सुंदर वर्णन किया गया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी छात्रों को यह कविता समझ में आई होगी। दोस्तों यदि और भी अच्छे ढंग से समझना है तो इस वीडियो को फिर से देखिए, सुनिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सरल अर्थ और कठिन शब्द के अर्थ अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। यही इच्छाओं के साथ सभी मेरे छात्रों को और हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।